नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी से संबंधित हम आप लोगों के लिए वीडियो ला रहे हैं, जिसमें ये सामान्य विज्ञान जीके वस्तुनिष्ठ प्रश्न का वीडियो है और ये इसका जो है पहला पार्ट है। इसमें हम थोड़ा जो है प्रश्नों को जो है डिटेल के साथ देखेंगे। तो चलिए साथियों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। और हमने प्रयोगशाला परिचारक से संबंधित सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रैक्टिस सेट भी हम ला रहे हैं, जिसका जो है हम वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या तो आपको इंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा लिंक। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रकाश तरंगे इनमें से जो है किस प्रकार की तरंगे होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंगे जो वो होती है वो अनुप्रस्थ तरंग प्रकार की होती है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे तरंग की अवधारणा समझ लेते हैं। तरंग क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो तरंग क्या है। तरंग जो है वह विक्षोभ जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता है, उसे क्या कहते हैं, तरंग कहलाता है। जो क्या है, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित यानी कि जो ट्रांसफर कर देता है, उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे हम तरंग कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तरंग जो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, तो इन डिटेल को भी अच्छे से देखिए साथियों। मुख्यतः जो है तरंग कितने प्रकार की है, दो प्रकार की होती है। तो पहला जो तरंग है वो है अनुप्रस्थ तरंगे। इनका देखते हैं। तो वह तरंग जिसमें कणों की गति ऊर्जा की गति के लिए समकोण पर होती है। अनुप्रस्थ तरंगे में क्या होती है, जिसमें जो है कणों की गति जो है ऊर्जा की गति के लिए समकोण पर होती है, तो उसे क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अब इसमें से जो प्रकाश है जो है वो अनुप्रस्थ तरंग का एक उदाहरण है। जो हम यहाँ पे प्रश्न में देखें, जो प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश। इसके बाद देखते हैं दूसरा अनुदैर्घ्य तरंग। तो अनुदैर्घ्य तरंग उसे बोलते हैं वह तरंग जिसमें कणों की गति ऊर्जा की गति के जो है समानांतर होती है, समकोण में नहीं होती है, वह सीधा ऊर्जा की गति के समांतर होती है, उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। तो अनुदैर्घ्य तरंग का जो है यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं। तो जो ध्वनि तरंग होता है वो अनुदैर्घ्य तरंग का एक उदाहरण है। तो जो ध्वनि तरंग होता है वो कैसा तरंग है, वो अनुदैर्घ्य तरंग। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो प्रकाश तरंग है, प्रश्न के हिसाब से जो प्रकाश तरंग कैसा तरंग है, वो अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि इसके घटक इसके संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, इसलिए जो विकल्प 1 सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्य स्थल है। ठीक है साथियों, यहाँ पे जो है राइबोसोम इनमें से किसके लिए कार्य स्थल है। चारों ऑप्शन देखिए, प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, वसा संश्लेषण, श्वसन। किसके लिए कार्य स्थल है राइबोसोम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, प्रोटीन संश्लेषण। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 1 होगा राइट आंसर, प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, चलिए इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। तो यहाँ जो डिटेल है उनको अच्छे से देखिए, क्योंकि यहाँ से कई प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला देखते हैं, राइबोसोम्स जो है कोशिका द्रव्य में उपस्थित झिल्लीदार दानेदार संरचनाएं हैं। जो कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है झिल्लीदार दानेदार संरचनाएं दिखती है, वही क्या है, राइबोसोम है। और ये जो है पहली बार एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत वर्ष 1953 में जॉर्ज पैलाडे द्वारा सघन कणों के रूप में देखे गए थे। तो इनकी खोज सबसे पहले किसने की थी, 1953 में जॉर्ज पैलाडे द्वारा सघन कण के रूप में इनको देखा गया था। राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्यस्थल है, इसलिए जो है राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं राइबोसोम के प्रकार। तो राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक है यूकैरियोटिक राइबोसोम, 80S बोला जाता है, 80S बोला जाता है। दूसरा है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम।
तो यूकैरियोटिक राइबोसोम ये जो है यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है, और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम ये 70S ये कोशिका द्रव्य में होते हैं और साथ ही प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका झिल्ली से जुड़े होते हैं। तो ये दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 80S यानी कि यूकैरियोटिक राइबोसोम और 70S यानी कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। अब यहाँ पे देख सकते हैं राइबोसोम के उप एकक यानी कि 80S राइबोसोम में जो है 60S और 40S उप एकक से बने होते हैं। 80S राइबोसोम जो है कैसे बने होते हैं, 60S और 40S उप एकक से बने होते हैं, और 70S जो है 50S और 30S उप एकक से बने होते हैं। राइबोसोम की जो है संरचना के घटक देखते हैं, संरचना के संघटक देखते हैं। ये जो है राइबोन्यूक्लिक अम्ल, आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। जो राइबोसोम जो है वो है राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी कि आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। इसमें जो है प्रकार देख सकते हो और रचना देख सकते हो। जो 70S प्रकार है उसमें जो है 60% आरएनए होता है और 40% प्रोटीन होता है। इसके बाद जो 80S में देख सकते हैं इसमें जो है 40% आरएनए होता है और 60% प्रोटीन होता है। तो इस प्रकार की जो है राइबोसोम की संरचना है, जिसमें जो है 70S और 80S में जो है क्या क्या यहाँ पे मिला होता है, ये आप देख सकते हो। अब ये आप देख सकते हो ये राइबोसोम है, ठीक है साथियों। यहाँ पे नेम देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो इनका, ये सारी इसकी संरचना। अब यहाँ पे दिया गया है प्रकाश संश्लेषण के बारे में, ये अतिरिक्त जानकारी है आप लोगों के लिए। प्रकाश संश्लेषण जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, फिर भी हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। यह वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे और कुछ अन्य जीव सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल से पोषक तत्वों को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। इस प्रक्रिया में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण वही प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है हरे पेड़ पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पे कोशिका द्रव्य में वसा अम्ल का संश्लेषण होता है। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे मुख्य है, यहाँ पे देख सकते हैं इसको। तो चलिए अगला प्रश्न जो है इसी से संबंधित है, प्रकाश संश्लेषण से ही। तो देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे हम प्रकाश संश्लेषण से ही रिलेटेड, इसलिए जो है प्रकाश संश्लेषण का यहाँ पे देख सकते हैं परिभाषा। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, इन कथनों में से कौन सा कथन सही पहचानना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला कथन है, पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं। दूसरा है, पादपों में पर्णहरित होता है यानी कि क्लोरोफिल होता है। तीसरा है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो इनमें से पहचानना है आपके कि कौन कौन सा कथन यहाँ पे सही है। चारों ऑप्शन देख सकते हो, केवल 1 सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 3 सही है, सभी सही है। तो इनमें से पहचानना है कि कौन कौन सा इसमें सही है। तो ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है पहला सही है, यानी कि पादप जो है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को जो है कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं, और पादपों में पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल होता है। पादप जो है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को जो है कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित करके रखते हैं, और पादपों में यानी कि पेड़ पौधों में क्लोरोफिल होता है। ये दोनों सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा वाला। केवल 1 और 2 सही हैं और तीसरा इसमें से जो है गलत है। तो चलिए इसके अभी व्याख्या हम देख लेते हैं। चलिए अब इस पूरे प्रोसेस को हम समझते हैं। तो यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको जरूर देखिए। तो सबसे प्रकाश संश्लेषण, इससे पहले हम और भी देखे थे। तो पत्तियों में जो है एक हरा वर्णक होता है, इस हरा वर्णक का नाम क्या है, क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल की उपस्थिति की वजह से ही प्रकाश संश्लेषण हो पाता है सूर्य के प्रकाश में, और यह क्लोरोफिल जो है पत्तियों को सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को पकड़ने में मदद करता है। ठीक है साथियों, ये क्लोरोफिल वर्णक ही है जो सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को जो है पकड़ने में मदद करता है पत्तियों को। और इस ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन को संश्लेषित तैयार करने के लिए किया जाता है। यानी कि इसके साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से जो है पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करने के लिए जो है उपयोग करते हैं। चूँकि भोजन का संश्लेषण यानी कि भोजन का जो तैयार होना वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है,
इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, क्योंकि यह अंधेरे में नहीं होता। ये जब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति रहेगी तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी कि भोजन का संश्लेषण या भोजन का तैयार होना पेड़ पौधों में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत होती है प्रकाश संश्लेषण में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे एक फार्मूला बनता है। तो यहाँ पे और जानकारी दी गई है। कुछ पौधे, हरे शैवाल और साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी हरे होते हैं और उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक है, यानी कि वहाँ पे जो है प्रकाश संश्लेषण होगा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को सामान्यतः इस प्रकार लिखा जाता है जो फॉर्मूले के रूप में है। ये आप देख सकते हो 6CO2 यानी कि 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के, 6H2O यानी कि 6 अणु जो है पानी के, ये H2O पानी का फॉर्मूला है। इसके बाद सूर्य प्रकाश की उपस्थिति और साथ में जो है प्लस करके क्लोरोफिल भी रहेगा, याद रखना है। इसके बाद जो बनता है वो क्या बनता है, C6H12O6 यानी कि यहाँ पे ग्लूकोज, एक अणु ग्लूकोज का बनता है। और क्या मुक्त होता है, 6 अणु ऑक्सीजन। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो ग्लूकोज का आप देख सकते हो निर्माण हो रहा है और यहाँ पे जो है 6O2 यानी कि ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है। प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है, जब खाना तैयार होता है तो जल, यहाँ पे जो है देख सकते हैं जल और ऑक्सीजन ये मुक्त होता है, लेकिन जो जल होता है उसको संश्लेषित कर लिया जाता है पेड़ पौधों के द्वारा, उसको अवशोषित कर लिया जाता है। पेड़ पौधों के द्वारा जो जल होता है H2O उसको अवशोषित कर लिया जाता है और जो ये O2 है यानी कि ऑक्सीजन है ये मुक्त होता है वातावरण में, जिसको मनुष्य और प्राणी जो है जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हम लेते हैं जब ये मुक्त होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी तभी जो है ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा। आई होप कि आपको ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समझ आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पे जो तीसरे में दिया गया था कि कोशिका भित्ति नहीं होती है करके, लेकिन जो है पादपों में यानी कि पौधों की कोशिकाओं में उनकी रक्षा करने एवं उन्हें कठोर संरचना बनाने के लिए एक कोशिका भित्ति होती है। यानी कि पौधों में जो है सेल वॉल जिसको कहा जाता है, ठीक है साथियों, इंग्लिश में सेल वॉल और हिंदी में जो है कोशिका भित्ति, तो ये उपस्थित होता है पौधों की कोशिका में। तो यहाँ पे देख सकते हैं तीनों का स्पष्टीकरण, यहाँ पे देख सकते हैं तीनों का स्पष्टीकरण अच्छे से देख लो। पौधे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं, तो ये सही है। पौधों में पर्णहरित होता है, क्लोरोफिल होता है, ये सही है। और पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो ये गलत है, क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं यह पादप कोशिका की संरचना, आप देख सकते हैं। इस चित्र को अच्छे से देख लीजिए कि कौन कौन सा यहाँ पे कहाँ पे है। ये आप देख सकते हैं ये सेल वॉल है यानी कि कोशिका भित्ति, ये कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म, वॉक्यूल रिक्तिका यानी कि न्यूक्लियस केंद्रक। ये आप देख सकते हैं ये संरचना को अच्छे से देखिए। इसके बाद आप देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये राइबोसोम, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और यहाँ पे गोल्जी बॉडी। तो चलिए इसमें से जो कुछ प्रमुख हैं, हालांकि सभी प्रमुख हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा वर्णन यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं। इन चित्र को अच्छे से देखिए। चलिए अब इसका संरचना का थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कोशिका भित्ति जिसको बोला जाता है सेल वॉल। ये जो है सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही होता है कोशिका भित्ति। यह एक कठोर परत है जो कोशिका रस से बना होता है। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। इसके नीचे कोशिका झिल्ली मौजूद है। कोशिका की दीवार का प्राथमिक कार्य कोशिका की संरचनात्मक सहायता की और उसे रक्षा प्रदान करना। ये कोशिका भित्ति का कार्य है। ये कोशिका के अंदर जितने भी चीज़ें उन सभी चीज़ों को रक्षा प्रदान करने का कार्य कोशिका भित्ति का है, जो पादप कोशिका में मौजूद होता है लेकिन जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होता है। अगला है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति के बाद वाला जो है यह एक अर्ध पारगर्भ झिल्ली है जो कोशिका के अंदर और बाहर प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए पदार्थ को विनियमित करने में मदद करती है। अर्ध पारगर्भ झिल्ली है
कोशिका झिल्ली, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह है सेल मेम्ब्रेन, ये वाला। अगला है नाभिक, जिसको जो है केंद्रक कहा जाता है। यह कोशिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि इसमें कोशिका की सभी जानकारी या डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और विकास और कोशिका विभाजन के लिए उनकी आनुवंशिकता की जानकारी होती है। ये नाभिक यानी कि केंद्रक, ये जो है मेन पॉइंट है, आप बोल सकते हो कोशिका का, क्योंकि इसके बिना ही कोशिका अलग नहीं हो सकती। कोशिका जब अलग दो भागों में टूटती है तो ये नाभिक भी उसमें जाता है। ये मेन सेंटर पॉइंट है कोशिका का। इसके बाद है रिक्तिका, वॉक्यूल। पादप कोशिका के अधिकांश भाग को रिक्तिका द्वारा घेर लिया जाता है। जो आपको वॉक्यूल दिखाया गया है, ये आप देख सकते हो, ये है रिक्तिका। तो पादप कोशिका के जो अधिकांश भाग को ये घेर लिया जाता है और यह तानक वक्र से घिरा हुआ है। रिक्तिका की महत्वपूर्ण भूमिका कोशिका की दीवार के दबाव को सहायता प्रदान करना है। यह रिक्तिका का यहाँ पे कार्य होता है। इसके बाद है गोल्जी बॉडी, गोल्जी तंत्र जिसको कहा जाता है। एक बार चित्र को आप अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद इनको देखिएगा। तो गोल्जी बॉडी का कार्य, वे कोशिका में जो है एक परिवहन प्रणाली की तरह कार्य करते हैं गोल्जी बॉडी, क्योंकि वे विभिन्न अणुओं को कोशिका के विभिन्न भाग में पहुंचाते हैं। ये गोल्जी बॉडी का काम है, इनको अच्छे से पढ़ते जाइएगा। इसके बाद है राइबोसोम, जिसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ये प्रोटीन के संश्लेषण के स्थान है जिन्हें कोशिका का जो है प्रोटीन कारखाना भी कहा जाता है। राइबोसोम को याद रखिएगा, प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि कोशिका का जो प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है, तो ये याद रखना है राइबोसोम, यहाँ जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला है सूत्रकणिका, जिसको जो है अंग्रेजी में माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। वे जटिल अणुओं को तोड़ते हैं और ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, इसलिए कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। तो सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, अगर पूछा जाए कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो हिंदी में सूत्रकणिका और अंग्रेजी में माइटोकॉन्ड्रिया। इसको जो है बिजली घर यानी कोशिका का बिजली घर या कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला है लयनकाय। लयनकाय मतलब लाइसोसोम। जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुनते जाइएगा। लयनकाय यानी कि लाइसोसोम, इसे जो है आत्मघाती थैली के रूप में भी कहा जाता है, क्योंकि वह किण्वक को पकड़ते हैं और पूरी कोशिका को पचाने में सक्षम है। इनमें जो है सारी चीज़ों का पाचन हो जाता है लयनकाय में, जिसको लाइसोसोम कहते हैं। इसलिए इन्हें कोशिका का जो है आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। और हमारे पास अगला प्रश्न है, कौन सा जीव त्वचा से श्वास लेता है? इनमें से जो है कौन सा जीव है जो त्वचा से श्वास लेता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन 2, केंचुआ। केंचुआ जो है त्वचा से श्वास लेता है। केंचुआ अपने त्वचा के द्वारा ही श्वास लेता है। और इस केंचुआ को जो है किसानों का जो है मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि केंचुआ जो है जमीन में जाकर जमीन को पोला कर देता है, इसलिए इसको किसानों का मित्र भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, साइंस में अक्सर इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? केंचुआ को। और त्वचा से यही श्वास लेता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और ये होगा आज का आखिरी प्रश्न। कौन सी संरचना अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इनमें से पहचाना है कि कौन सी संरचना इनमें से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो इनमें से जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है वो क्या है? ऑप्शन डी, वृक्क। ये जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। बाकी प्यूस, थायराइड और अधिवृक्क ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, और वृक्क जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।